इंसान नहीं जानवर है दलित इनकी निगाह में। ये डेटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। देखिए आप, पूरे देश में जितने अपराध हुए हैं अकेले 30% दलित उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में हुए। हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया, मॉब लिंचिंग कर दी। ऐसी नफरत देश के मुख्य न्यायाधीश पर उनके खिलाफ फैलाई जा रही है, उनके गले में हांडी बांध के वीडियो बनाया जा रहा है, उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। और किस बात का संदेश देना चाहते हैं? और यही उदाहरण पूरन कुमार की घटना से भी मिलता है। 2022 में उनके साथ अपमानजनक घटना हुई, थाने के मंदिर में उनको प्रवेश नहीं करने दिया क्योंकि वो दलित समाज से थे। इसका मुद्दा बनाया गया उनके खिलाफ कि ये दलित होके भले ही आईपीएस अधिकारी हैं, भले ही एसपी हैं, एडीजी हैं, ये मंदिर में कैसे चले गए? उसकी शिकायत की उन्होंने, शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको हटाया गया अपने पद से, निशाना बना के उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। किस तरह से उनको जाति सूचक शब्दों से गाली दी गई। को वो आदमी इतना उत्पीड़ित होता है, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और 8 पेज का नोट लिखा है उन्होंने, 15 अधिकारियों के नाम लिखे हैं जो नफरत फैलाने वाली आर्मी है, भाजपा की ट्रोल आर्मी, ट्रोल फौज। वो लोग हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। आप बताइए, भगवान विष्णु आके उसको कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जाके तुम जूता फेंक दो। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजादी के 78 साल हो गए हैं, कहने के लिए 78 साल हो गए हैं, लेकिन दलित आज भी लाचार बेबस स्थिति में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। आप कहीं भी देख लीजिए, सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, धरातल पर देख लीजिए, दलित चाहे अधिकारी वर्ग का हो चाहे मजदूर वर्ग का, हर सब की हालत एक ही है। सोचिए, सीजीआई पर जिस तरीके से जूता फेंका गया उसकी जमकर आलोचना भी हो रही है, सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन सीजीआई ने आरोपी को माफ कर दिया है। मेरे साथ एक कद्दावर नेता है आम आदमी पार्टी के, सड़कों से लेकर संसद तक आपको दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं से जानेंगे कि सीजीआई के मामले पर सड़कों पर आने की क्या जरूरत थी। सर, पहले तो चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी, आपकी पार्टी लगातार सीजीआई के मामले पर धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या जरूरत है? सीजीआई ने तो आरोपी को माफ कर दिया। देखिए, उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन इस देश में एक सरकार भी है, जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी, तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर अभी प्रधानमंत्री जी गए थे चुनाव के पहले प्रचार करने के लिए पंजाब में, तो पता नहीं उनकी, तो वो तो बहुत दूर थे, लेकिन उनके गाड़ी के सामने उनकी ही पार्टी के लोगों ने कुछ झंडा वंडा दिखा दिया, तो उससे उनके जीवन को खतरा हो गया। पूरे देश में उनके लिए यज्ञ होने लगा, हवन होने लगा, तमाम अधिकारी उसमें सस्पेंड हो गए, तमाम कार्रवाई हो गई। तो सीजीआई के ऊपर हमला करने वाले वकील को अगर सीजीआई की महानता है उन्होंने माफ कर दिया, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या आपको उस पर कार्रवाई करके संदेश नहीं देना चाहिए? ट्वीट किया कि देश के मुख्य, ट्वीट किया 8 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद। आप सोचिए ना कि बात बात पर ट्वीट करने वाले, बात बात पर वाहवाही लूटने वाले प्रधानमंत्री, जिनको सबके साथ मिलने और फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, अगर उनका राजनीतिक लाभ हो रहा हो, देश के मुख्य न्यायाधीश पे हमला हो गया जो राष्ट्रपति की शपथ कराते हैं, और 8 घंटे लग गया प्रधानमंत्री को उस पर ट्वीट करने के लिए। तो क्यों लगा ये सीजीआई पर हमला तो नहीं, क्यों लगा? ये सोचिए ना। व्यस्तता होती ये है। इसलिए लगा कि जो हमले के लिए प्रेरित करने वाले लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाली आर्मी है, जिसको कहा जाता है कि भाजपा की ट्रोल आर्मी, ट्रोल फौज, जो नफरत फैलाती है सोशल मीडिया पे, वो कौन है? वो लोग हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री किसी ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर वो जिसको प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं वो व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि भाई सीजीआई गवाही के मुंह पे तो थूक देना चाहिए, उसके वीडियो मौजूद है, कामेश्वर राय या क्या उसका नाम है, उसके बाद उसको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं।
एक व्यक्ति और नफरत फैला रहा है सीजीआई के खिलाफ, अजीत भारती नाम का व्यक्ति। उसको थाने से छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता जा रहा है, और पूछताछ के बाद वो निकल रहा है तो कह रहा है सरकार भी हमारी और सिस्टम भी हमारा। तो हमने तो कई ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है पंजाब में, और वहां की सरकार कानून के मुताबिक काम करेगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुख्य न्यायाधीश जी की नहीं है, इस देश की अलग अलग सरकारों की भी है, आम नागरिकों की भी है। अगर उनके ऊपर हमला हो रहा है, अगर उनको गालियां दी जा रही हैं, अगर उनके गले में हांडी बांध के वीडियो बनाया जा रहा है, आप किस बात का संदेश देना चाहते हैं? आप देश के मुख्य न्यायाधीश के गले में हांडी बांध के छुआछूत के उस युग की याद दिलाना चाहते हैं जहां दलितों के गले में हांडी बांधी जाती थी, उनके पीछे झाड़ू बांधा जाता था कि जिधर से वो चलेंगे उसको खुद से साफ करेंगे, अगर उनके शरीर से पसीना निकल गया, थूकना है तो उस हांडी में थूकेंगे। ऐसा वीडियो बनाया गया मुख्य न्यायाधीश का, ये कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन सीजीआई को तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी नफरत देश के मुख्य न्यायाधीश पर, उनके खिलाफ फैलाई जा रही है, उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया जा रहा है, और जो आदमी जूता फेंक रहा है वो ट्विटर पे, मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे आके बयान दे रहा है जैसे ऐसा कि वो कोई शहीद आजम भगत सिंह हो, इस तरह से बहादुरी के काम वो करके आया है, वो खुलेआम बयान दे रहा है। आप देखिए उसके बयान। देवीय शक्तियों ने बोला था क्योंकि प्रभु का अपमान किया सीजीआई। तो कल को कोई उस व्यक्ति की हत्या कर दे और कहे कि साहब हमारी, ये थोड़ी ऐसे होता है भाई। मान लीजिए प्रतिक्रिया स्वरूप कोई इसके ऊपर हमला कर दे और कहे कि हमें तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जाके मारो इसको। हालांकि भगवान बुद्ध ऐसा कहेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसे कुतर्क देने हैं कि भगवान ने हमको कहा इसलिए हमने जूता फेंक दिया, तो इसका तो कोई अंत नहीं है ना। इन बातों का तो कोई, इन कुतर्कों का तो कोई, ये तो भाजपाई कुतर्क हैं जो चलाते हैं, उसको समझाया होगा कैसे बोल दो, वो ऐसे बोल दिया उसने। आप बताइए, भगवान विष्णु आके उसको कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जाके तुम जूता फेंक दो, ऐसा उन्होंने कहा। आप मुझे, अरे एक चीज आप बताइए, विष्णु को गाली देने वाले, प्रभु श्री राम को गाली देने वाले, माता जानकी को गाली देने वाले, उनका तो वीडियो मौजूद है, वो तो इनकी पार्टी में है, इनकी पार्टी में है, बीजेपी में। कोई कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? नहीं होगी। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि आज पूरे देश में यह संदेश गया है कि दलित, चाहे वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे, तो रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है राजस्थान के अंदर। उनको प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया जाएगा, उनको संसद के शिलान्यास में नहीं बुलाया जाएगा, उनको उपेक्षित किया जाएगा। भारत की मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि एक दलित समाज से थे, एक आदिवासी समाज से हैं। और ये जो आरएसएस है जिससे भाजपा निकली है, 100 साल पुरानी संस्था है। जब उसकी गाथा ये लोग बता रहे थे, तारीफें कर रहे थे, प्रधानमंत्री तारीफों के पुल बांध रहे थे, भागवत जी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो उनको ये बताना चाहिए कि 100 वर्षों में हिंदुस्तान का एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़ा आपको नहीं मिला कि जिसको आप आरएसएस का प्रमुख बना सकें। इसका मतलब कि 85% आबादी को ये लोग हिंदू मानते ही नहीं है। इस देश के सर्वोच्च पदों पर तो भेज रहे हैं, धर्म का अनुष्ठान एक विशेष वर्ग के लोगों के हिस्से रहने दीजिए। हाँ, तो यही बात है ना कि दोयम दर्जे के नागरिक हैं दलित इनकी निगाह में, इंसान नहीं जानवर है दलित इनकी निगाह में। और यही उदाहरण पूरन कुमार की घटना से भी मिलता है। उन पर तो आरोप था भ्रष्टाचार का। वाई पूरन कुमार, देखिए ऐसे भाजपाई जो बातें कहते हैं, कृपा करके वो बातें मत बोलिए, उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़िए आप। एक ईमानदार अधिकारी थे, आंध्र प्रदेश से आते थे,
2022 में उनके साथ अपमानजनक घटना हुई, थाने के मंदिर में उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि वो दलित समाज से थे। इसका मुद्दा बनाया गया उनके खिलाफ कि ये दलित होके भले ही आईपीएस अधिकारी हैं, भले ही एसपी हैं, एडीजी हैं, ये मंदिर में कैसे चले गए। उसकी शिकायत की उन्होंने, शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट गए वो, वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको हटाया गया अपने पद से और एक ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया। कभी प्राइम पोस्टिंग नहीं दी गई। उसके बाद उनके मातहत एक कर्मचारी को निशाना बना के उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। किसके माध्यम से? एक शराब व्यवसायी के माध्यम से। और वो आदमी इतना ज्यादा पीड़ित हुआ, इतना पीड़ित हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो दलित समाज से आते हैं, जो 2001 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, 25 साल जिन्होंने अपनी सेवाएं दी पुलिस विभाग को, वो आदमी इतना उत्पीड़ित होता है, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और 8 पेज का नोट लिखा है उन्होंने, पढ़िए उसको। 15 अधिकारियों के नाम लिखे हैं, किस तरह से उनको जाति सूचक शब्दों से गाली दी गई, किस तरह से उनकी छुट्टियां बाकी होने के बावजूद, पिता बीमार थे, वो अपने पिता को देखने नहीं जा पाए, उनके पिता की मृत्यु हो गई। आप कल्पना कीजिए कितनी पीड़ा हुई होगी उस व्यक्ति को। और अपने घर में काम करने वाले लोगों से वो कह के जाते हैं कि हम बेसमेंट में जा रहे हैं और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 8 पेज की चिट्ठी लिखते हैं और अपनी जान दे देते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कोई ऐसे कोई जान नहीं देता है। ऐसे कितने कंफर्म नहीं हो, वो तो कोर्ट तय करेगा ना। आरोपी प्रताड़ना की पराकाष्ठा है ये कि एक व्यक्ति आईपीएस होते हुए भी, जिसकी पत्नी खुद आईएएस है, वो अपने लिए न्याय नहीं उसको मिल सका और उसको अपनी जान देनी पड़ी। ये कोई छोटी बात नहीं है। वाकई में इस देश में जातिवाद जो है पिछले 11 सालों में बढ़ा है। भयंकर आप ये लोग डेटा लगातार है, ये आरोप बता रहे हैं ये कि डेटा 11 है। सालों में ये डेटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। देखिए आप, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, उस राज्य में 30% अपराध बढ़े हैं। पूरे देश में जितने अपराध हुए हैं, अकेले 30% दलित उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में हुए। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न के मामले में। पूरे देश का जितना दलित उत्पीड़न का मामला, अकेले 30% उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो आप बताइए, घटनाएं होती रहती हैं। एक आध केस घटना, हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया, मॉब लिंचिंग कर दी, उसकी आपको छोटी घटनाएं लगती हैं? ये छोटी मोटी घटनाएं हैं। हाथरस की घटना छोटी घटना है। ये सारी घटनाएं छोटी घटनाएं हैं। इस देश में पिछले तो 11 साल इसलिए से नीली क्रांति के नाम पे आप लोगों ने एक उन्माद मचाया हुआ है। किसी के सर मुड़वा के किसी के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, ये सब छोटी घटना है। किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, ये छोटी घटना है। आप बताइए मुझे। तो ये हो रहा है ना। और किन किन राज्यों में? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आप उठा के आंकड़े देख लीजिए। दलित उत्पीड़न के मामलों में इन राज्यों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये अफसोस की बात है कि ये मोदी जी का जो नया भारत है, इस नए भारत में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों की हैसियत इन लोगों की निगाह में जानवर जैसी है, इंसान जैसी नहीं है। आपकी पार्टी लगातार दलितों को, पिछड़ों को लेके, सीजीआई को लेके सड़कों पर आंदोलन कर रही है। वहीं आपकी पार्टी में एक पूर्व मंत्री, एक दलित पूर्व मंत्री 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं, आप उनका इस्तीफा मांग लेते हैं। देखिए, उस विषय को यहाँ जोड़ना ठीक नहीं है। हमारा ये कहना है कि आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं पूरे देश में, हम उस पर बात करते हैं। और वो दलित उत्पीड़न की जहाँ जहाँ घटनाएं होती हैं, हम लोग उस पर मुखरता के साथ बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। उस संघर्ष में हम साथ खड़े होते हैं। दिल्ली एकमात्र राज्य है देश का, जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो हमने बाबा साहब का संविधान सरकारी स्कूलों में पढ़ाया। तो हमने
समाज के वंचित शोषित लोगों के लिए एक नहीं अनेक काम किए। जिन मंत्री जी की बात आप कर रही हैं, उनके मंत्री रहते हुए उनसे ही पूछिएगा, तो कोचिंग चलाने का काम किया गया। तो इसलिए तमाम चीज़ें हम लोगों ने किया जिस तरीके से कर सकते थे सपोर्ट। जी, कैसे चेंज आएगा सर? सीजीआई से लेके आईपीएस तक सब जातिवाद का शिकार हो रहे हैं। जागरूकता जितनी बढ़ती जा रही है उतने डंके की चोट पर तमाम लोग जो है विरोध भी कर रहे हैं। श्री राम जी का एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। तो अब समाज को ही जागृत होना पड़ेगा। अगर आपको भाजपा के राज में न्याय नहीं मिल रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो संगठित होकर इनको हराना पड़ेगा। यही लोकतंत्र में तो यही तरीका है, और क्या तरीका है? वरना इनको कैसे सबक मिलेगा? वरना सबक कैसे मिलेगा? सब सारे लोग एकत्रित होकर इनकी इस नफरत की राजनीति को अपने वोट की ताकत से पराजित करें। यही काम करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील हैं, वो कहते हैं कि अंग्रेजों के दलाल थे बाबा साहब। अब देखिए, ऐसा है कि वो वकील साहब को शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलने के पहले। बाबा साहब वो थे जिन्होंने दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, तो उनको लेके वो संघर्ष किया लंबा उन्होंने। और बाबा साहब की ही बदौलत समाज के शोषित वंचित लोगों को संविधान के तहत आरक्षण मिल पाया। बाबा साहब वो थे जिन्होंने ऐसे लोग जिनको हजारों वर्षों से सिर्फ एक जाति विशेष में पैदा होने के कारण इंसान नहीं समझा गया, उनको अधिकार दिलाया, उनके लिए शिक्षा का इंतजाम कराया, और ये कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आज इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुसलमान, उनके बीच में जो जागरूकता आई है, और वो उसका बड़ा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। और राजनीतिक चेतना जो आई है, वोट के अधिकार को जो लोगों ने समझा है, उसका बड़ा श्रेय माननीय कांशीराम जी को जाता है। उनके खिलाफ इस तरह से अपमानजनक बातें बोल के आप उनके कद को कम नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने तो इस देश के लिए वो करके गए हैं जो आज उसी संविधान की बदौलत हम लोग बोल पा रहे हैं। जी, आपकी सरकार ने एफआईआर तो करा दी। जेल जी। होके आ गए। जी। और शायद बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो कितने साल तक हमें जेल में रखा जाता हम नहीं जानते। तो इसलिए ऐसे हल्के कमेंट करना या ऐसे दुष्प्रचार करना, झूठी बातें करना, इससे कोई फायदा नहीं। जी, आपकी सरकार ने जिन लोगों पर केस किया, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आप लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह तस्वीरें इस तरीके से आप देखिएगा, बिल्कुल कार्रवाई होगी। और आज हमने उत्तर प्रदेश में भी हर जिले में प्रदर्शन किया, दिल्ली में भी पार्टी का प्रदर्शन हुआ, एफआईआर भी उन लोगों के खिलाफ पंजाब में कराई गई है। तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे आगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय। तो ये थे आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह। सोचिए, सड़कों से लेके संसद तक केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर विरोध करते हैं, लेकिन इस बार दलित एट्रोसिटी पर खुलकर सामने विरोध कर रहे हैं। सोचिए, आईपीएस हो इस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा है, चाहे दलित जज, सबकी हालत एक ही है और सबको जाति का शिकार बनाया जाता है। ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है। आज़ादी के 78 साल बाद भी एक आईपीएस को इसलिए जान देनी पड़ती है कि वो जातिवाद के उत्पीड़न से परेशान था। एक सीजीआई पर इसलिए जूता फेंका जाता है कि उनकी जाति दलित समुदाय से आती है। सोचिए, इस देश में किस तरीके की मोनोपोली काम कर रही है कि जिन लोगों के पास सिस्टम है, वहाँ पर भी जाति का एक बड़ा तबका जो है वो जाति देखकर काम करता है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।